नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, गड़ गई जिधर भी दृष्टि एक, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने महात्मा गांधी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा को अपने शब्दों में कुछ इस तरह से बयां किया था। और आज एक बार फिर स्वतंत्रता संघर्ष के गौरवशाली इतिहास के पुनरावलोकन के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की यात्रा को हरी झंडी दिखाई। और एक बार ये अवसर है इतिहास के गौरवशाली इतिहास के पुनरावलोकन का और साथ ही साथ उस संकल्प से सिद्धि का भी, जिसमें हम आत्मनिर्भर भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वावलंबी भारत और जगत गुरु भारत की संकल्पना को अपने सामने रखते हैं और आज़ादी के 100वें वर्ष तक इसे हासिल करने का संकल्प भी हासिल करते हैं, संकल्प भी अपने मन में रख कर चलते हैं। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है साबरमती से दांडी तक चल रही है दांडी यात्रा, और साथ ही साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो हमने लक्ष्य तय किए हैं वो कितने महत्वाकांक्षी हैं, कितने दूरगामी परिणाम डालने वाले हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे अपने विशेषज्ञ राय के लिए देने के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राम बहादुर राय जी, जो कि प्रसिद्ध गांधीवादी और साथ ही साथ विचारक, चिंतक एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं। राम बहादुर राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर कपिल कुमार जी, जो कि इतिहासकार हैं। लेकिन आइए हम देखते हैं कि साबरमती से शुरू हुई ये दांडी यात्रा किस रूप में है, किस स्वरूप में है और कितना ये लोगों को प्रभावित कर रही है राष्ट्र निर्माण के लिए। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसलिए ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। ये महोत्सव सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। ये महोत्सव वैश्विक शांति का, विकास का महोत्सव है। यह एक और ऐतिहासिक क्षण था जब 12 मार्च को साबरमती से दांडी की यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया। और ये यात्रा उन्हीं रास्तों से होकर गुजर रही है जिन रास्तों से महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ दुनिया को सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह की राह दिखाई। 12 मार्च को ये यात्रा 81 लोगों के साथ शुरू हुई और आज इसमें शिरकत करने वालों की संख्या हजारों में है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने खुद इन स्थानों पर पदयात्रा की अगुवाई की। पदयात्री उन ऐतिहासिक स्थानों से रूबरू हो रहे हैं जो महात्मा गांधी की पदयात्रा के अहम पड़ाव थे। दांडी यात्रा पर निकले इन पदयात्रियों का न केवल फूलों की वर्षा और उल्लास के साथ स्वागत हो रहा है, बल्कि लोगों के मन में महात्मा गांधी के आदर्शों के पालन का नया संकल्प भी जाग रहा है। पहले तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि दांडी मार्ग पर हमको चलने का मौका मिला। मैंने पहले ही दिन कहा था मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, हम गांधी के पदचिन्हों पर नहीं चल सकते, लेकिन उन्हें प्रणाम करने का अवसर जरूर हमको मिला है। आज़ादी के 75 वर्ष के 75 सप्ताह पहले गुजरात की इस पुण्य भूमि से ये महोत्सव शुरू हुआ है, जिसको अमृत महोत्सव का नाम दिया है। असलाली, नौगाम, मातर और नाडियाड, जहां कहीं भी ये यात्रा पहुंची, जनमानस का उल्लास और उत्साह देखते ही बना। यात्रा के कुछ हिस्सों में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी शिरकत की। शुक्रवार को दांडी यात्रा का पड़ाव आणंद और बरसाड रहा, जहां यात्रा में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। जैसे जैसे ये यात्रा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, पदयात्रा में शामिल लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प और दृढ़ हो रहा है। सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ 75 सप्ताह पहले किया और जो 15 अगस्त 2022 को हम सब आजादी का 75वां महोत्सव मनाएंगे, उस समय हम क्या संकल्प ले सकते हैं। नया भारत दुनिया का सबसे श्रेष्ठ भारत कैसे बने, विज्ञान की दृष्टि से, कला की दृष्टि से, ताकत की दृष्टि से दुनिया में हमारा एक स्थान हो, तो गौरवशाली स्थान जो हमारा रहा है तो हम प्राप्त कर सकें। इसके लिए मुझे लगता है कि बापू, सरदार पटेल और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा से ही हम इस काम को, इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा के दौरान लोगों का उत्साह अपने चरम पर है,
तो लोगों में सामाजिक और सामुदायिक कर्तव्य बोध भी खूब दिख रहा है। यात्रियों की सहूलियत के लिए मार्ग में अनेक जगहों पर स्वैच्छिक सहयोग के अनेक अनुपम उदाहरण भी दिख रहे हैं। यात्रा का अगला पड़ाव कनकपुरा, करेली, आमोद, अंकलेश्वर, भटगाम, सूरत, नवसारी और कराड़ी है। 5 अप्रैल को यह यात्रा दांडी पहुंचेगी, जहां आज से 91 साल पहले महात्मा गांधी ने नमक के काले कानून को तोड़ा था। साबरमती से दांडी तक की ये यात्रा हमारे गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष का एक पुनरावलोकन है कि कैसे 91 साल पहले बापू ने एक संकल्प लिया था और अंततः बरतानिया हुकूमत को उखाड़ फेंक स्वराज्य हासिल किया था। और ये दांडी यात्रा एक अवसर भी है कि आज़ादी के 75वें साल में हम कैसे एक स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और विश्वगुरु भारत बनाने के संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा के जरिए अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी। 17 साल बाद ही, इस यात्रा के 17 साल बाद ही देश आज़ाद हुआ और अब एक बार फिर इस यात्रा की शुरुआत की गई है। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे रवाना किया दांडी के लिए, जो कि एक कोशिश है अपने पुरखों के सपनों के भारत के निर्माण के लिए, अपने संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रसिद्ध गांधीवादी, विचारक एवं वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय जी। राम बहादुर राय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस रूप में जब महात्मा गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की, साबरमती का वो स्थल जिन्होंने मोहनदास को महात्मा के रूप में परिवर्तित किया, कायांतरण हुआ वहाँ पर, और उसके बाद 17 साल के अंदर ही देश को आज़ाद करा देना, स्वराज हमने हासिल किया। अब एक यात्रा और शुरू हुई है स्वराज हासिल करने के लिए, पुरखों के सपनों को साकार करने के लिए। किस रूप में आप देखते हैं कि कितना प्रासंगिक है एक बार फिर से अपने गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास का पुनरावलोकन वर्तमान पीढ़ी के लिए? याद रखना चाहिए कि लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कांग्रेस ने लिया। 26 जनवरी 1930 को जगह जगह पूरे देश में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प उस प्रस्ताव के अनुरूप को लिया गया और पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने महात्मा गांधी को ये जिम्मा सौंपा, उनको ये आग्रह किया कि अब इस संघर्ष का, अगले संघर्ष का कार्यक्रम आप दें और उसका नेतृत्व भी करें। महात्मा गांधी पसोपेश में थे, सोच रहे थे कि कौन सा प्रोग्राम लें जिसमें जनता जुड़े और स्वाधीनता संग्राम को एक नया उत्साह मिले। उनके पास बहुत सारे सुझाव आए थे। वल्लभ भाई पटेल ने उनको सुझाव दिया था कि लैंड रेवेन्यू के विरोध में आंदोलन करें। राजगोपालाचारी ने शराबबंदी का सुझाव दिया था। इस तरह से उनके, गांधी जी के पास सुझाव बहुत आते थे। लेकिन अचानक 5 फरवरी 1930 की ये घटना है, महात्मा गांधी को सूझा कि नहीं, ये सारे सुझाव व्यर्थ हैं। नमक वह विषय है जो गरीब को, अमीर को, सबको छूता है। जात, धर्म, मजहब की जिसमें कोई बाधा नहीं रहती है। और भारत में ब्रिटिश शासन नमक बनाने के कानून पर का कानून बनाया हुआ है और नमक पर टैक्स लगाया हुआ है। नमक तो भारत के लिए प्रकृति का उपहार है। प्रकृति के उपहार पर कैसे कोई टैक्स लगा सकता है? परंतु उन्होंने इस विचार को अपने तक रखा। फिर धीरे धीरे साबरमती के 5 लोगों को उन्होंने इसकी सूचना दी और ये कहा कि हम ये विचार कर रहे हैं। तो सरदार पटेल उस गांधी जी के सुझाव से बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि ये तो कार्यक्रम चल नहीं पाएगा, लोग इसको अपना नहीं सकेंगे। पहली जो मीटिंग हुई दांडी यात्रा के लिए, उसमें वल्लभ भाई पटेल नाराज थे, इसलिए शामिल नहीं हुए।
मोहनलाल पंड्या और रवि शंकर व्यास, इन दोनों को गांधी जी ने कहा कि उस रास्ते पर यानी स्थान चुनने का कार्य इन दोनों पर सौंपा। और जब वल्लभ भाई पटेल को ये पता चला कि नहीं, इस कार्यक्रम में संभावनाएं हैं, तो वे स्वयं भी जुड़े। और हम सब लोग जानते हैं कि खेड़ा की यात्रा में वो थे कि 7 मार्च को हजारों लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को घेर लिया था और वहां के कलेक्टर ने वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर। जी, 9 मार्च को जब पटेल जी गिरफ्तार हुए तो उन्होंने आकर गांधी जी से आशीर्वाद भी लिया और उनको 3 महीने की सजा भी सुनाई गई। लेकिन इस अगर पूरी यात्रा के लिए देखें तो काफी कुछ इसके लिए पूर्व पीठिका पटेल जी ने रखी बनाई। और 8 मार्च को गांधी जी ने साबरमती आश्रम के पास 50,000 की भीड़ को संबोधित किया। 12 मार्च की सुबह जब वे निकले तो पूरे उन्होंने जब कार्यक्रम की घोषणा की थी तो कांग्रेस नेतृत्व चकित था और अंग्रेज समझ नहीं पा रहे थे कि गांधी जी को यात्रा से पहले गिरफ्तार करें या उस समय गिरफ्तार करें जब उनकी यात्रा फ्लॉप हो जाए और वे कानून तोड़े। तो ये अनोखा प्रयोग था जो सफल हुआ जी। और नमक सत्याग्रह ने दरअसल महात्मा गांधी के अनोखेपन को भी साबित किया। इस और वहां से जो स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू होता है वो निर्णायक दौर में पहुंचता है। जी, निर्णायक दौर में पहुंचता है। जी, प्रोफेसर कपिल कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। कपिल कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब महात्मा गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की तो किसी ने इसे खुद अगर देखें तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इसे नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से इसकी तुलना की, क्योंकि सत्ता का पूरे के पूरे तरीके से हस्तांतरण और परिवर्तन हो गया इन दोनों यात्राओं से। किसी ने बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण से इसकी तुलना की। किस रूप में देखते हैं तब, जबकि पूरा विश्व 2 विश्व युद्ध को मतलब एक विश्व युद्ध के मुहाने पर था और एक विश्व युद्ध झेल चुका था, गांधी जी ने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा एक ऐसा अस्त्र दिया जिसने सभी तरीके के हिंसात्मक प्रतिरोध से की जगह एक सकारात्मक प्रतिरोध करके अपना साध्य हासिल करने के लिए एक हथियार दिया पूरे विश्व को। किस रूप में आप देखते हैं सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह और दांडी मार्च को, प्रोफेसर कपिल कुमार जी? नहीं, देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे मेरा विरोध यहाँ रहेगा। देखिए, ये मार्च बहुत महत्वपूर्ण था, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और नेताजी ने इसकी जो तुलना नेपोलियन और उन मार्च से की, उसका एक कारण था कि जब लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हो गया था तो उसके बाद नेताजी ने ये मांग की थी कि इस पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम क्या है, ये कार्यक्रम भी नीति कांग्रेस के अधिवेशन में तय की जाए, जिसको कि वहां पे नहीं किया गया था। लेकिन उसके बाद में जब ये आंदोलन छेड़ा गया तो इस आंदोलन को देखिए, इस आंदोलन के अंदर दांडी की जो ये यात्रा, इसकी सबसे बड़ी महत्ता ये है कि जितने भी आंदोलन गांधी जी ने छेड़े या कांग्रेस ने छेड़े, ये सबसे ज्यादा संगठित मार्च थी। इस मार्च की प्लानिंग जो की गई थी वो इतनी जबरदस्त थी कि इतने वॉलंटियर जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, अहिंसात्मक तरीके से खड़े रहेंगे, उसके ऊपर जब पुलिस लाठी बरसाएगी दूसरे वॉलंटियर उसको पीछे ले जाएंगे, जो घायल हो जाएगा उसका पीछे इलाज करने के लिए स्त्रियां मौजूद थी, फर्स्ट एड देने के लिए मौजूद थी, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति ले लेगा। तो ये इसकी महत्ता थी। लेकिन पूरे देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, जो हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन है, उसको केवल अहिंसात्मक आंदोलन तक सीमित मत कर दीजिए। इस देश के बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने लड़ लड़ के अंग्रेजों से अपनी जानें दी है और अंग्रेजों के जाने का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो ये भी था। हम इस मुद्दे पर जरूर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में, आजादी के अमृत महोत्सव के अपने संबोधन में, उन्होंने उन सभी हुतात्माओं को भी याद किया, चाहे वो नरम दल के हो, चाहे वो गरम दल के हो, चाहे वो आजादी के अमर सपूत हो, मदन लाल धिंगरा से लेकर के शर्मा तक का उन्होंने जिक्र किया। स्वतंत्रता का आंदोलन है, ये कई लोगों का, कई वीरों का, कई त्याग का
और कई धाराओं का नतीजा है, कई केवल पीढ़ियों एक का अहिंसा कई पीढ़ियों का बलिदान के इसमें शामिल है। घटना। इसमें किसी को दो राय नहीं है प्रोफेसर कपिल कुमार जी, किसी को दो राय नहीं है, चाहे वो क्रांतिकारी हो, चाहे वो हमारे हुतात्मा हो, चाहे शहीद हो, अमर शहीद हो, क्रांतिकारी हो, बलिदानी हो, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, सुखदेव, अशफाक उल्लाह, सबका जिक्र भी किया और वो अनंत श्रृंखला है, उनके नामों का जिक्र भी नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में अमृत महोत्सव में सबको श्रद्धांजलि देते हुए, सबको नहीं, आप बिल्कुल कार्यांजलि ठीक देने कह की रहे भी हैं। बात की। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि देखिए 70 साल बाद जो है पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने हमारे इन योद्धाओं को संस्मरण कर नेताजी की भी 125वीं जयंती बनाई, उनका वो मनाया जा रहा है, उनका जन्म वर्ष जो है, और किस तरीके से नेताजी का म्यूजियम बनवाया, किस तरीके से सेमिनार कराए जा रहे हैं, किस तरीके से प्रमोशन किए जा रहे हैं, और किस तरीके से हर क्रांतिकारी को आज भी हमारा जो संस्कृति मंत्रालय है वो रोज याद कर रहा है, प्रोमो आए हैं उनके ऊपर रोज याद करते हुए। इस तरीके का सम्मान हमारे देश के राष्ट्रभक्तों को और क्रांतिकारियों को पहले कभी नहीं दिया गया। जी, श्याम जी कृष्ण देखिए, वर्मा इसी की सरकार अस्थियों को के भी अंदर जिन्होंने मैंने इंडिया हाउस म्यूजियम की बनाया स्थापना की राजकिले थी में। ब्रिटेन में, वो भी लाने का कार्य ही अपने मुख्यमंत्री तो काल में प्रधानमंत्री जी ने किया था। हम चर्चा इस पर जारी रखेंगे, सबका योगदान है निसंदेह, और इस पर किसी को संदेह भी नहीं है। राम बहादुर राय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी इस अमृत महोत्सव की जब शुरुआत हुई, सांकेतिक रूप से दांडी यात्रा की शुरुआत की गई, प्रधानमंत्री जी ने उसको हरी झंडी दिखाई, लोग इस समय लगातार चल रहे हैं, आज आनंद में उनका पड़ाव है, आगे वो 5 अप्रैल को पहुंचेंगे दांडी में और इस यात्रा का जहां पर सकारात्मक समापन होगा। प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि हमारे भारत के आज़ादी के जब 100 साल हों तो हम एक लक्ष्य लेकर चलें जिसमें हमारे सनातन भारत का गौरव हो और आधुनिक भारत की चमक भी हो, यानी कि आज़ादी के 75 साल और ये अगले 25 साल जो लक्ष्य दिया है वो कितना महत्वपूर्ण, कितना महत्वाकांक्षी। राम बहादुर राय जी। नमक सत्याग्रह की सफलता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी को प्रतिष्ठित किया। टाइम मैगजीन में पहली बार उनका कवर पर चित्र छपा और ये इसको स्मरण करना और भविष्य का लक्ष्य निर्धारित करना उसी तरह का अनोखापन है जैसे महात्मा गांधी ने वो रास्ता दिखाया था जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। और आज़ादी का जो सपना था, आज़ादी जिस लिए थी वो इसलिए थी कि गरीब गरीब न रहे, वंचित वंचित न रहे, समान अधिकार मिले। तो जो अभी लक्ष्य अधूरे हैं आज़ादी के, उनको इस अमृत महोत्सव में स्मरण करना, उसके लिए सरकारों को प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे उस गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, उन लोगों के लिए जो अभी भी अधिकारों के लिए अपने लिए जूझते हैं, जिनको रोजी और रोटी का सवाल है जिनके सामने जी। वे सब सुखी हों, स्वस्थ हों और जिनको शिक्षा अभी नहीं मिल पाई है वो शिक्षित हों। ये सारे लक्ष्य सामने रख करके ही प्रधानमंत्री जी ने, मैं समझता हूँ कि 75 अमृत महोत्सव की कल्पना की है जी। और अग्रिम कल्पना की है। कुछ लोग तो जब अमृत महोत्सव आ जाता है तब याद करते हैं। प्रधानमंत्री की विशेषता यह है कि उन्होंने पूरे देश को और पूरे देश के माध्यम से दुनिया को अमृत महोत्सव के लक्ष्य का की भी याद दिलाई है और स्वाधीनता संग्राम की उस महान विजय की भी याद दिलाई है। निश्चित तरीके से। प्रोफेसर कपिल कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि ये पर्व ऐसा होना चाहिए जिसमें शहीदों के लिए श्रद्धांजलि हो और उनके सपनों के भारत बनाने का संकल्प भी हो। उन्होंने आज़ादी के संघर्ष, आइडियाज़ एट 75, अचीवमेंट एट 75, एक्शन एट 75 और रिजॉल्व एट 75, ये 5 मंत्र दिए हमारे 130 करोड़ देशवासियों को और ख़ासकर युवाओं को। किस रूप में आप देखते हैं कि अभी तक का 75 वर्षों का हमारा अचीवमेंट और अगले 25 सालों का हमारा संकल्प से सिद्धि का ये मंत्र किस रूप में देखते हैं, ये वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करते हैं? देखिए, 2 चीजें मैं यहाँ पे कहूंगा।
पहली बात तो मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि जब वो इतना महत्वपूर्ण इश्यूज को ला रहे हैं और इतना महत्वपूर्ण संदेश देश के युवा को दे रहे हैं, तो कम से कम ऐसे लोगों को, हमारे ऐसे क्रांतिकारियों को, जैसे आजाद हिंद फौज के जो सैनिक हैं, जिनको नेताजी ने तगमे दिए थे उस समय, जैसे आज परमवीर चक्र दिया जाता है, उस समय करीबन 50 ऐसे लोग हैं जिनको नेताजी ने अपने हाथों से तगमे दिए थे शहीद होने पे या वीरतापूर्ण काम करने पे। हमारी सरकार को इस तरीके के व्यक्तियों को याद करते हुए उनके परिवारों का सम्मान कर उनको आज भी एक कोई चाहे उसे प्रमाण पत्र कह लें, चाहे मेडल कह लें या कुछ कह लें, लेकिन उन्हें सम्मानित कर लें। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज्य और अंडमान निकोबार पर कब्जा करके अस्थायी सरकार का निर्माण किया था, तो वहां पर उन द्वीपों का नाम भी नेताजी के लिए समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले भी कई ऐसे अवसरों पर इन खास आपको शायद मालूम नहीं, लाल किले का पूरा म्यूजियम नेताजी का, आजादी के दीवाने, जलियांवाला बाग और 1857 का चीफ हिस्टोरियन मैं ही था, और मैंने ही प्रधानमंत्री जी को 2 साल पहले जो है 23 जनवरी को म्यूजियम दिखाए थे। मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैं और निवेदन कर रहा हूं आगे। और ये और सारी मेरा एक और अपेक्षाएं जो आप कह रहे हैं वो जन जन की अपेक्षा है, उससे कोई किसी को मतभेद नहीं, हर आदमी इत्तेफाक रखता है। वो अभी वो प्रक्रिया है और अभी 15 अगस्त 2022 तक कंप्लीट होगा, जिसमें अनेक ऐसे अवसर आएंगे। देखिए, एक दिक्कत बहुत आती है इस प्रक्रिया के अंदर, मैं बताऊंगा। अभी भी हमारे देश के अंदर कुछ ब्यूरोक्रेसी में लोग ऐसे मौजूद हैं जो हमारे इन क्रांतिकारियों के योगदान को आगे नहीं आने देना चाहते। मैं इससे ज्यादा इस चैनल पे कुछ नहीं कहूंगा। और ऐसे लोगों को हमको डिसीजन मेकिंग से अलग रखना होगा, ऐसी मिनिस्ट्री से जहां पे ही उसके अंदर रोड़ा अटकाते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना अब तक की जो निर्धारित कार्यशैली और कार्यप्रणाली रही, उसमें इस तरीके की चीजें प्रधानमंत्री जी ने अनेक ऐसे मौकों पर हमारे आजादी के शूरवीरों को याद किया। और आप मान के चलिए कि 15 अगस्त 2022 तक जब हम 75 वर्ष पूरे करेंगे तो अनेकानेक ऐसे कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि युवाओं से भी आह्वान किया। मैं इस पर चर्चा करूंगा कपिल कुमार जी। उन्होंने जो टास्क दिया युवाओं को, चाहे वो लॉ कॉलेज में हो, तो 75 ऐसे मुकदमे वो खोज कर रहे हैं। आपकी ही बात में जोड़ रहा हूं, ब्यूरोक्रेट रोड़े अटका रहे हैं प्रधानमंत्री जी के, वो आपका नजरिया हो सकता है। एक चीज मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, चाहे लॉ के स्टूडेंट हो तो वो 75 ऐसे मुकदमे खोज के ले आए जो जनता की जानकारी में नहीं, उनके संबोधन में है। अगर आप कलाकार हैं तो 75 ऐसे, इतिहासकार हैं तो 75 ऐसे इंसिडेंट और हुतात्माताओं को खोज के ले आए जिनको अभी इतिहास में वो सम्मानजनक स्थान नहीं मिला है। वो पूरा का पूरा उन्होंने टास्क दिया है और 75 आजादी के 75 वर्ष में ये सब पूरे होने की उम्मीद भी होगी। प्रोफेसर आपसे, राम कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो आजादी की लड़ाई के अब तक के गौरवशाली इतिहास के अलावा आगे का भारत कैसा हो, इसका जो रोड मैप प्रधानमंत्री जी ने रखा है, जिसका अंततः लक्ष्य ये है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ साथ गांधी जी के सिद्धांतों को रखते हुए विश्व कल्याण, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ साथ जगत गुरु भारत का निर्माण, ये किस रूप में आप देखते हैं और कितना महत्वाकांक्षी, और वर्तमान पीढ़ी को इसके लिए कैसे कार्यांजलि देनी चाहिए? राम बहादुर राय जी। ये अवसर ऐसा है जिसमें हम स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों को का पुण्य स्मरण करेंगे और आगे का लक्ष्य समाज निर्धारित करेगा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करेगा, प्रधानमंत्री की कल्पना को पूरा साकार करेगा। लक्ष्य जो भी है वह एक रामराज्य का लक्ष्य के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। और यही दरअसल अमृत महोत्सव का जो अमृत है, उस जिसका वर्णन प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में किया है, उसके को समझने और समझकर संकल्प लेने की जरूरत है। इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है। आपने ठीक ही कहा कि हर तरह के जो स्वाधीनता संग्राम के सेनानी थे, चाहे वो गांधी जी के अनुयायी थे या नेताजी के अनुयायी थे या क्रांतिकारी थे, परंतु स्वाधीनता को लाने में, स्वतंत्रता को लाने में जिनका जिस तरह से योगदान था, गांव से लेकर शहर तक, युवा से लेकर बूढ़े तक,
उन सबको स्मरण किया जाना चाहिए। और स्मरण इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि वे इतिहास के हमारे ऐसे घाट हैं जहाँ जाकर स्नान करके आदमी पवित्र होता है। और जब स्वतंत्रता सेनानियों को हम याद करते हैं तो दरअसल हम अपना पुण्य स्मरण ही करते हैं। ये उसी उनके संकल्प को भी याद करते जी। हैं और यह सोचते हैं कि दरअसल उनके सपने का भारत क्या था। उनके इस सपनों का के भारत। बारे में बार बार सोचने और समझने की जरूरत है कि उस सपने के भारत को का निर्माण सहयोग से, परस्पर सहयोग से, परस्परता से और मिलजुल करके ही होगा। और यही मैं समझता हूँ लक्ष्य है अमृत महोत्सव का। और यही सही मायने में श्रद्धांजलि और यही सही मायने में कार्यांजलि भी है हमारे अमर हुतात्माओं का, जिन्होंने अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर कपिल कुमार जी और बहुत बहुत धन्यवाद राम बहादुर राय जी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव निश्चित तौर से हमारे आज़ादी के लड़ाई में शहीद हुए अनगिनत कोटि कोटि माँ भारती को, उन सपूतों को श्रद्धांजलि देने का एक ऐसा वक्त है कि हम वो संकल्प ले सके कि हम उनके सपनों का भारत बनाएंगे। चाहे महात्मा गांधी के लिए जिस तरीके से कहा गया है कि हे युग परिवर्तक, युग संस्थापक, युग संचालक, हे युगाधार, युग निर्माता, युग मूर्ति तुम्हें, युग युग तक युग का नमस्कार। और कोटि कोटिशः नमस्कार उन सभी कोटिशः माँ भारती के अमर बलिवेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर सपूतों को, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और आज हम आज़ाद फजा में जी रहे हैं। सपना उनका साकार करें हम, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके सपनों का भारत का निर्माण करें, यही हमारी सही कार्यांजलि होगी। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।